Hello everyone. We were reading chapter 6 pressure, winds, storms and cyclones. अब उसी चैप्टर में आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्या है. Ever heard of? Do you know that the base of a dam is much broader than the top? This is because a broad base not only supports the structure of the dam but also withstand the horizontal water pressure near the bottom. तो आपने देखा होगा कि जो डैम्स होते हैं, बांध बने हुए होते हैं, तो उसमें जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो चौड़ा होता है ऊपर वाले के मुकाबले. तो ऐसा इसलिए होता है कि जिससे ये जो पानी का तेज प्रेशर है ना वो झेल सके, वो डैम टूटे ना, इसलिए इसको इस तरीके से बनाया जाता है. द वाटर स्टोर्ड इन द डैम exerts pressure horizontally on the side walls of the dam and vertically on the floor due to the height of water level. The pressure which acts horizontally is very large near its bottom. तो जो हॉरिजॉन्टल प्रेशर होता है, जो इस साइड होता है, वो नीचे की साइड बहुत ज्यादा हो जाता है क्योंकि एक तो पानी का दबाव पड़ रहा है उसके ऊपर और दूसरा पानी इस साइड भी प्रेशर डालता है. Thus to withstand the pressure the base of the dam is made broader. तो इसलिए इस दबाव को बर्दाश्त करने के लिए नीचे वाला जो हिस्सा होता है डैम का वो चौड़ा बनाया जाता है. अब है प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर. अभी तक तो हम वाटर प्रेशर पढ़ रहे थे, अब देखते हैं एयर का प्रेशर. You already know that air is all around us. The envelope of air surrounding the earth is called atmosphere. The atmospheric air contains nitrogen, oxygen, argon, carbon dioxide and other gases in small quantities. तो पृथ्वी के आसपास जो एक परत बनी हुई है हवा की, उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. और ये जो हवा होती है जिसमें हम सांस लेते हैं, इसमें कई तरीके की गैसेस होती हैं, जिनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी बहुत सी गैसेस थोड़ी थोड़ी मात्रा में होती हैं. द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू मेनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ अर्थ. और ये जो एटमॉस्फेयर है ये पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक होता है. अब आगे है एक एक्टिविटी. टेक अ पेपर प्लेट, इन्वर्ट इट एंड अटैच ए स्टिक टू इट एज शोन इन फिगर. प्लेस इट ऑन अ प्लेन सरफेस. एक पेपर प्लेट लेनी है और उसके ऊपर इस तरीके से एक स्टिक अटैच कर देनी है. टेक टू आइडेंटिकल शीट ऑफ चार्ट पेपर, फोल्ड वन शीट ट्वाइस एंड मेक अ होल in center of the folded chart paper sheet big enough for stick to come out. Place the folded sheet on top of inverted paper plate as shown in 6.9b. अब क्या करना है, एक पेपर शीट लेनी है, उसको फोल्ड कर लेना है बीच में से और इस तरीके से उस जो हमने डंडी को प्लेट में जोड़ा था उसमें से इसको पार करवा देना है. नाउ ट्राई टू लिफ्ट द पेपर प्लेट कवर्ड विद अ फोल्डेड शीट यूजिंग द स्टिक. अब इस जो पेपर प्लेट है इसको उठाने की कोशिश करेंगे हम इस स्टिक को पकड़ के. ऑब्जर्व हाउ मच एफर्ट इज नीडेड टू लिफ्ट इट. अब आपको ये ऑब्जर्व करना है कि जब आप इस प्लेट को उठा रहे हैं तो आपको कितना एफर्ट लगाना पड़ रहा है उसको उठाने में. नाउ प्लेस द सेकंड अनफोल्डेड चार्ट पेपर शीट इन द प्लेस ऑफ फोल्डेड शीट. मेक अ होल एट द सेंटर ऑफ दिस चार्ट पेपर फॉर द स्टिक टू पास थ्रू. अभी तक तो हमने अनफोल्डेड वाला ले रखा था, अभी तक तो हमने फोल्डेड वाला पेपर ले रखा था जिसको हमने मोड़ के उसके बाद स्टिक से पार कराया. अब हम पूरा खुला हुआ पेपर ले लेंगे जो बिना फोल्ड किया हुआ और उसको भी इसी तरीके से स्टिक में से पार कराएंगे. फिर क्या होता है, लिफ्ट द पेपर प्लेट अगेन एंड फील द एफर्ट नीडेड इन डूइंग सो. अब उसको उठाने की कोशिश करेंगे और अब उस एफर्ट को महसूस करेंगे कि आपको कितना एफर्ट लगाना पड़ रहा है उस प्लेट को उठाने में. इन विच केस इज द लिफ्टिंग ईजियर विद द फोल्डेड और अनफोल्डेड चार्ट पेपर कवरिंग द पेपर प्लेट. तो हमने दो तरीके से पेपर प्लेट को उठाने की कोशिश की है. एक में तो हमने पेपर को मोड़ के रखा था और दूसरे में हमने पेपर को खुला रखा है. तो किस में हमें ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ा और कौन सा वाला ऐसा था जिसके अंदर हमने आसानी से उसको उठा लिया. You would have observed that more effort is needed to lift the paper plate when it is covered with the unfolded chart paper than with the folded chart paper. तो जो आपका अनफोल्डेड चार्ट पेपर है उसको उठाने में आपको ज्यादा मेहनत लगेगी, जो फोल्डेड चार्ट पेपर है उसको उठाने में कम मेहनत लगेगी. When we cover the paper plate with unfolded chart paper, the area of the covering sheet increases. The effort needed to lift the paper plate increases. जब हमने पेपर को इस तरीके से खुला रखा है तो वो जो एरिया जिसके ऊपर हवा का प्रेशर पड़ रहा है वो ज्यादा हो गया है, तो इस वजह से हमें ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है, ज्यादा कोशिश करनी पड़ रही है उसको उठाने में. Notice that the weight of covering sheet has not changed. What can you infer from this? We can infer from this observation that air exerts force on the covering sheet which makes it difficult to lift the paper plate. अब क्योंकि कागज तो हमने उतना ही बड़ा लिया था, एक में हमने फोल्ड करके लगाया लेकिन एक में हमने फैला हुआ लगाया, तो इसका मतलब ये है कि वेट तो दोनों चीजों का, दोनों पेपर्स का सेम है, लेकिन हवा है जो ये काम कर रही है, जो उसके ऊपर दबाव डाल रही है जिसकी वजह से वो चीज उठाने में हमें थोड़ी मुश्किल लग रही है उस वाली से जो फोल्डेड थी. Moreover, this force increases with increase in area of covering sheet
It means that the air is exerting a force on paper plate which increases as the area of sheet covering it increases. तो जैसे जैसे उस शीट का, जिस शीट ने पेपर प्लेट को कवर कर रखा है, उसका सरफेस एरिया बढ़ता जाता है, उतना ही हवा का प्रेशर भी उस प्लेट पे बढ़ता है. As force per unit area is pressure, we can conclude that air exerts pressure on the paper sheet. In fact, air exerts pressure on all objects. वास्तव में क्या होता है कि जितनी भी चीजें होती है सबके ऊपर हवा अपना दबाव डालती है. द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर एंड अराउंड अस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो हमारे आसपास जो हवा है उसका जो प्रेशर होता है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं. You must have experienced that when you blow air into a balloon, it gets inflated. Why? This is because the air being filled inside the balloon exerts pressure on the walls of balloon. हमने देखा है कि जब हम बलून को फुलाते हैं, उसके अंदर फूंक मारते हैं तो वो फूल जाता है. वो फूलता क्यों है? क्योंकि जो हमने उसमें हवा डाली है वो हवा बलून की दीवारों पर प्रेशर डालती है, उसको फैलाती है. Can we say that air exerts pressure in all direction? Yes. That is why the balloon expands in all direction. जो हवा होती है उसका प्रेशर सब तरफ समान होता है, तो इसीलिए जब हम बलून को फुलाते हैं वो सब तरफ से फूलने लग जाता है. What happens when an inflated balloon is kept without closing its mouth? The air escape from balloon. Why does the air escape from balloon? अगर हम बलून को फुलाएं और उसके ऊपर गांठ ना लगाएं तो वो जितनी भी हवा है वो सारी उसमें से बलून में से निकल जाएगी. तो ये ऐसा क्यों होता है? क्यों निकल जाती है वो हवा बलून में से? इसके आगे एक और एक्टिविटी है. टेक अ गुड क्वालिटी रबर सकर, प्रेस इट फर्मली अगेंस्ट अ स्मूथ फ्लैट सरफेस. एक सकर लेना है जो ऐसा होता है ना, जो चिपक जाता है किसी चीज पे, और उसको किसी फ्लैट सरफेस पे लगा देना है. डू यू रियलाइज दैट इट स्टिक्स टू द सरफेस? आप देखेंगे कि ये चीज जो है ये चिपक जाती है सरफेस पे. नाउ ट्राई टू पुल इट ऑफ. डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू पुल इट ऑफ? इसको खींचने की कोशिश करें. क्या आपको इसको खींचना मुश्किल लगता है? When we press the sucker, most of the air between its cup and the surface on which it is placed is pushed out and the air pressure inside it is reduced. जब हम इसको प्रेस करते हैं, इसको दबाते हैं कहीं चिपकाने के लिए, तो इसके अंदर की जो हवा होती है और जिस सरफेस पे हम इसको चिपका रहे हैं वहां की जो हवा होती है वो निकल जाती है उस जगह से. The sucker sticks to the surface because the pressure of air surrounding the sucker is higher than the pressure exerted by the air inside the sucker. तो आसपास की जो हवा है वो इसके ऊपर, इस सकर के ऊपर दबाव डालती है. अंदर की तरफ, नीचे की तरफ हवा नहीं है, ऊपर की तरफ हवा है, तो इस वजह से, इस हवा की वजह से ये सकर अपनी जगह पे टिका रहता है. टू पुल द सकर ऑफ द सरफेस द अप्लाइड फोर्स शुड बी स्ट्रॉन्ग एनफ टू ओवरकम द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन आउटसाइड द सकर एंड इनसाइड द सकर. अब इसको सरफेस पे हटाने के लिए हमें ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा. यानी जो प्रेशर बाहर से लग रहा है हवा का प्रेशर, और जो अंदर की तरफ कम प्रेशर है, तो उसका जो बैलेंस है उसको हमें डिस्टर्ब करना पड़ेगा. हमें ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा जिससे कि ये वहां से निकल जाए. डू यू नो हाउ लार्ज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज? द फोर्स एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेरिक एयर कॉलम ओवर एरिया 15 centimeter into 15 centimeter is nearly equal to the force of gravity on an object of mass 225 kilogram. The reason we are not crushed under this weight is that the pressure inside our body is also equal to the atmospheric pressure. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता कितना है? तो एटमॉस्फेरिक एयर कॉलम अगर होगा 15 सेंटीमीटर के एरिया में, ठीक है, कहीं हम अगर कल्पना करें कि कोई एक 15 सेंटीमीटर का कोई स्क्वायर है, काल्पनिक स्क्वायर की, जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों 15 सेंटीमीटर है, तो उसके ऊपर जो हवा का प्रेशर होगा वो उतना ही प्रेशर होगा जितना कि किसी एक ऑब्जेक्ट का प्रेशर हो जो कि 225 किलोग्राम का हो. ठीक है, यानी कोई 225 किलो का सामान उठाने में हमें जितना भारी लग रहा है, जितना उसका वजन है, उतना ही वजन एक इतने बड़ी स्क्वायर एरिया के अंदर हवा का होगा. लेकिन हमें इतना महसूस क्यों नहीं होता, इतना प्रेशर हम इसके नीचे दब क्यों नहीं जाते? अगर किसी इंसान के ऊपर 225 किलोग्राम का वजन रख दिया जाए तो वो तो दबावा महसूस करेगा, या हो सकता है वो क्रश भी हो जाए. लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? तो ऐसा इसलिए नहीं होता कि हमारी बॉडी के अंदर भी हवा है, और बॉडी के अंदर का जो प्रेशर होता है वो बाहर के प्रेशर को बैलेंस करता है. दिस balance the pressure exerted from outside. The pressure inside our body is caused by the movement of fluids and gases in tissue and organs of the body. जो अंदर वाला प्रेशर है उसका रीजन क्या है कि मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स, यानी हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो होता है और पानी होता है, ये सब. और दूसरी चीजें क्या होती हैं? गैसेस, कई तरीके की गैसेस जो हम सांस लेते हैं उससे जाती हैं, या फिर जो खाना खाते हैं तो खाना के पचने में जो गैसेस निकलती हैं, वो सब गैसेस जो है एक बैलेंस बनाने का काम करती हैं. अब है द SI unit of pressure is Newton per meter square, also known as Pascal. However, the practical unit of air pressure is millibar, which is equal to
100 पास्कल। तो आमतौर पर जो हवा का दबाव मेजर करते हैं वो मिली बार में करते हैं। एयर प्रेशर इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन हेक्टोपास्कल विच इज इक्वल टू 100 पास्कल। अब है फॉर्मेशन ऑफ विंड, यानी हवाओं का, या एक तरीके से जैसे आंधी होती है उसका बनना। यू मस्ट हैव नोटिस दैट on some day the wind blows strongly, whereas on another day it is calm. Sometimes wind becomes so strong that it causes damage to life and property. आपने देखा हो कई बार तो जो हवा चलती है वो बहुत ऐसी होती है शांत, और कई बार बहुत ज्यादा तेज, जिसकी वजह से जीवन को नुकसान भी होता है। You must have seen that when an inflated balloon is kept without closing its mouth, the air from balloon escapes. Recall that when there is a puncture in the bicycle tube, the air escapes and tube collapses. In both of these cases, does air move from a higher pressure region to a lower pressure region? जब हम बलून के मुंह को बांधते नहीं हैं तो क्या होता है, बलून में से हवा निकल जाती है। और अगर कई बार देखते हैं कि साइकिल में टायर में छेद हो जाता है तो वो पंक्चर हो जाती है, उसमें की भी सारी हवा निकल जाती है और वो ट्यूब पिचक जाती है। तो इन दोनों केसेस में क्या हो रहा है, इसमें जो है हवा हायर प्रेशर रीजन से लोअर प्रेशर रीजन की तरफ जा रही है। अच्छा, अब इसके बाद एक एक्टिविटी है। Take two similar balloons made of thin rubber and a drinking straw. Insert one end of the straw into one balloon and secure it with a rubber band or a thread. Now inflate the second balloon and hold its mouth with your finger so that air does not escape. दो बलून लेने हैं जो कि पतले रबर के बने हुए हो और बीच में एक जूस पीने वाली जो स्ट्रॉ होती है उसको जोड़ देना है रबर बैंड की सहायता से। अब एक बलून को फुलाना है और उसको स्ट्रॉ की एक तरफ लगा देना है और दूसरी तरफ बलून को फुलाना है, उसको अपनी फिंगर से इस तरीके से होल्ड करना है कि उसमें से हवा निकले ना। इंसर्ट द फ्री एंड ऑफ स्ट्रॉ इनटू द नेक ऑफ द इन्फ्लेटेड बलून एंड सिक्योर इट विद अ रबर। और जो बलून हमने फुलाया है उसके सिरे को हमें वहां से जोड़ देना है जहाँ पे स्ट्रॉ लगी हुई है और उसको रबर बैंड से सिक्योर कर देना है। मेक श्योर दैट द एयर डज नॉट लीक फ्रॉम बलून एज द स्ट्रॉ इज इंसर्टेड इन इट। और ध्यान रखना है कि जब हम स्ट्रॉ लगाएंगे तो उस टाइम पे उसमें से हवा निकलनी नहीं चाहिए। Now you have one end of a straw inside the inflated balloon and the other end inside the uninflated balloon as shown in figure. तो अब आप देखेंगे कि जो स्ट्रॉ है उसका एक सिरा फूले हुए गुब्बारे की तरफ है और एक सिरा बिना फूले हुए गुब्बारे पे जुड़ा हुआ है। Predict what would happen to the balloons. अनुमान लगाइए कि क्या हुआ होगा बलून्स के साथ। Observe what happens to both the balloon. Did it happen as predicted? अब ऑब्जर्व करें कि बलून्स के साथ क्या हुआ, जो आपने प्रिडिक्ट किया था क्या वही हुआ। What can be the reason for the change in size of the balloon? जो बलून के साइज चेंज हुए उसकी क्या वजह है। The air pressure in the inflated balloon is higher than the uninflated balloon. As a result, some air moves from inflated balloon to the uninflated balloon, resulting in changes in the size of both the balloons. जो हमने बलून को फुला रखा था उसके अंदर की हवा का प्रेशर ज्यादा था और जो बलून नहीं फूला हुआ था तो उसके अंदर तो थोड़ी बहुत ही हवा थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो जहाँ पे हवा का प्रेशर ज्यादा था वहां से हवा निकल के जहाँ हवा नहीं थी वहां पहुंच गई। तो इसकी वजह से दोनों बलून्स जो है उनके साइज में फर्क आ गया। जो हमने फुला के रखा था वो थोड़ा छोटा हो जाएगा और जो बिना फूला हुआ था वो थोड़ा बड़ा। डू यू नोटिस that after some time both the balloons attain almost the same size and flow of air stops? Why does the air flow stop? The flow of air continues till the air pressure in the inflated balloon is higher than the air pressure in the uninflated balloon. जब तक दोनों तरफ एयर का प्रेशर बराबर नहीं हो जाता जब तक एयर फ्लो करती रहेगी, और जैसे ही दोनों बलून्स में प्रेशर बराबर हो जाएगा वैसे एयर का फ्लो रुक जाएगा। उसके बाद वो दोनों सेम शेप अटेन कर लेंगे, मतलब समान साइज के हो जाएंगे दोनों बलून्स। द एयर फ्लो स्टॉप्स व्हेन द प्रेशर इन बोथ बलून्स बिकम इक्वल। एट दिस स्टेज बोथ बलून्स आर ऑलमोस्ट ऑफ द सेम साइज। Thus we can conclude that air moves from one region of higher pressure to the another region of low air pressure. तो इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हवा जो है एक हायर प्रेशर एरिया से एक लोअर प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती है। अच्छा, इसके बाद दे रखा है यू कैन रिलेट दिस कंक्लूजन टू द डायरेक्शंस ऑफ सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज विच यू स्टडी इन क्यूरियोसिटी ग्रेड 7। ग्रेड 7 में जो आपने पढ़ा सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के बारे में उससे इसको रिलेट कर सकते हैं। As land gets heated faster than water during the day, the air above the land becomes warmer and lighter. जो पृथ्वी होती है या जमीन की सतह होती है वो सूरज की रोशनी में ज्यादा गर्म होती है पानी के मुकाबले में। तो जो जमीन के ऊपर वाली हवा होती है वो ज्यादा गर्म हो जाती है और हल्की हो जाती है और ऊपर की तरफ उठती है। Hence it rises, creating an area of low pressure
द एयर फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन ऑफ द सी ब्लोज टू द लो प्रेशर रीजन विच डेवलप्स ऑन द लैंड रिजल्टिंग इन अ सी ब्रीज। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो गर्म हवा ऊपर उठती है तो उसकी जगह ले लेती है ठंडी हवा जो कि समुद्र के ऊपर से आ रही होती है, जहाँ पे एक हायर प्रेशर का एरिया बना हुआ होता है। एट नाइट द वाटर इज वार्मर देन द लैंड, देयरफॉर अ लो प्रेशर एरिया डेवलप्स अबव द सी। रात के समय में जो पानी होता है वो पृथ्वी के मुकाबले, जमीन के मुकाबले गर्म होता है, तो इसकी वजह से पानी के ऊपर लोअर प्रेशर एरिया बन जाता है। एज अ रिजल्ट विंड ब्लोज फ्रॉम लैंड टू सी गिविंग राइज टू लैंड ब्रीज। और इसकी वजह से जो पवन है वो किधर से चलती है, जमीन से पानी की तरफ, समुद्रों की तरफ, इससे लैंड ब्रीज बनती है। Thus the phenomenon of land breeze and sea breeze is mainly due to the pressure difference over the land and the sea। तो ये जो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का फिनोमिनन होता है ये इसकी वजह से होता है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से। We would find that the speed of air is higher if the pressure difference is higher। तो जितना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा हवा की स्पीड होगी, ठीक है। जितना ज्यादा फर्क होगा, जैसे किसी एक जगह प्रेशर ज्यादा है, इस जगह प्रेशर कम है, तो जितना कम प्रेशर हो, जितना ज्यादा प्रेशर, उतनी तेज हवा चलेंगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।